नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। देश का पहला राज्य फिश ब्रूड सेंटर लखनऊ में। बुंदेलखंड के लिए 691.50 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। किसानों की आमदनी बढ़ाने की रणनीति। गेहूं का खरीद मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित। प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। बुंदेलखंड को सौर ऊर्जा की नई सौगात। गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी पशुओं से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। देश का पहला राज्य फिश ब्रूड सेंटर लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित महोना झील में स्थापित होगा, जिसमें देशी प्रजाति की मछलियों के अलावा सरकार से अनुमति प्राप्त विदेशी प्रजाति की मछलियों के संरक्षण का कार्य होगा। इस परियोजना पर कार्य कर रहे मत्स्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना के तहत वर्ष 2020 तक प्रदेश में मछलियों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य है। इस परियोजना पर 5.64 करोड़ रुपए का खर्च आएगा तथा परियोजना वर्ष 2017 तक पूरी कर ली जाएगी। बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत किया गया है। मंडी परिषद द्वारा बुंदेलखंड के 7 जनपदों ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन एवं झांसी में 691.50 करोड़ रुपए की धनराशि से विशिष्ट मंडी स्थलों एवं ग्रामीण अवस्थापना केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कृषि आय घटने पर चिंता व्यक्त करते हुए कृषि से संबंधित संस्थानों से मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों पर जोर देने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली में मसाला विकास एवं निर्यात सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा है कि किसानों की घटती आमदनी बेहद चिंता का विषय है और सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे किसानों की आय के अन्य साधन विकसित हों। इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के कुल कृषि भूमि में से 1/3 क्षेत्र में परंपरागत फसलें और 2/3 क्षेत्रफल में नकदी फसलें उगाई जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का इरादा देश के हर किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि अफसोस की बात है कि देश के 14.5 करोड़ किसानों में से 1 करोड़ किसानों को भी अपनी मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है। किसान अपनी जमीन के बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी क्रय सत्र के लिए गेहूं का खरीद मूल्य घोषित कर दिया है। सरकार ने इस वर्ष गेहूं का खरीद मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। गेहूं की खरीद 1 मार्च से प्रारंभ कर दी जाएगी। सूखा एवं जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड के किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा की एक नई सौगात दी है, जिससे हर क्षेत्र के किसानों के भी जीवन में खुशहाली आने की उम्मीद बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्वदेशी दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। गोकुल मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गोकुल ग्रामों की स्थापना की जाएगी। मिशन के तहत स्वदेशी गोवंशीय प्रजाति के पशुओं का उन्नयन एवं संवर्धन किया जाएगा। गोवंशीय पशुओं के विशिष्ट वर्ग के स्वदेशी पशुओं यथा साहीवाल, गंगा तीरी, हरियाणा, थार पारकर गायों आदि का संवर्धन किया जाएगा। जहां पर पशु के प्रजनन क्षेत्र में बड़े शहरी क्षेत्रों के समीप शहरी गौ पशुओं को रखने हेतु उच्च आनुवांशिक क्षमता के स्वदेशी गौ पशुओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए बुल मदर फार्म का सुदृढ़ीकरण तथा स्वदेशी नस्लों के प्रजनन क्षेत्र में फील्ड प्रगति रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं एवं संस्थानों जो अच्छे जर्म प्लाज्मा का भंडारण करते हों उनको सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्र विशेष जहां पर वृहद स्तर पर स्वदेशी प्रजाति के पशु हों वहां संतति प्रजनन परीक्षण कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। गोकुल मिशन के तहत नैसर्गिक प्रजनन एवं अभिजनन हेतु उच्च आनुवांशिक क्षमता के रोग मुक्त सांडों का वितरण किया जाएगा। ऐसे किसान एवं पशुपालक जो विशिष्ट वर्ग के स्वदेशी प्रजाति के पशुओं को पालते हों उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। बछिया पालन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। रबी में चना, मटर और मसूर की समय से बोई गई फसलों से खरपतवार निकाई गुड़ाई द्वारा नियंत्रित करते रहें। मटर में फूल आने के समय आवश्यकता अनुसार एक सिंचाई करें। दाना बनते समय दूसरी सिंचाई करें।
मटर की फसल में पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम अथवा ट्राइडेमार्क 80% ईसी 500 मिली हेक्टेयर लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। राई सरसों में माहू चित्रित बग एवं पत्ती सुरंगक कीट के नियंत्रण हेतु डाई मिथोएट 30% ईसी अथवा मिथाइल ओ डेमेटॉन 25% ईसी अथवा क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी की 1.0 लीटर अथवा मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। एजाडिरेक्टिन 0.15% ईसी 2.5 लीटर हेक्टेयर की दर से भी प्रयोग किया जा सकता है। राई सरसों में अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम अथवा जिनेब 75% WP की 2 किलोग्राम अथवा जिरम 80% WP की 2 किलोग्राम अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। गेहूं मेरठ में 1580 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 1625 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 1530 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 1600 रुपए प्रति कुंतल। चावल मेरठ में 2800 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 2050 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 2065 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 2100 रुपए प्रति कुंतल। चना मेरठ में 3510 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 3620 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 3650 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 3450 रुपए प्रति कुंतल। और अब सब्जियों के भाव। आलू मेरठ में 595 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 600 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 680 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 500 रुपए प्रति कुंतल। प्याज मेरठ में 1025 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 1580 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 1540 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 1280 रुपए प्रति कुंतल। हरी मटर मेरठ में 890 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 1780 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 1050 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 1280 रुपए प्रति कुंतल। हरी मिर्च मेरठ में 1110 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 2680 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 1580 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 1850 रुपए प्रति कुंतल। टमाटर मेरठ में 825 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 1200 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 1000 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 1000 रुपए प्रति कुंतल। और अब फलों के भाव। मौसमी मेरठ में 1250 रुपए प्रति कुंतल, आगरा में 2460 रुपए प्रति कुंतल, फैजाबाद में 1980 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1800 रुपए प्रति क्विंटल। सेब मेरठ में 4650 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6050 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 4950 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 4360 रुपए प्रति क्विंटल। केला मेरठ में 900 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1980 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1850 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 2250 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि जिक्रे खेत पड़े नहीं गोबर, उही किसान को जानो दूबर। जिस किसान भाई के खेत में गोबर की खाद का प्रयोग नहीं होता, उस किसान भाई को कमजोर समझना चाहिए। तो बहनों भाइयों, अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये तो भैया खेती किसानी से जुड़ी हुई एक जानकारी हुई। ऐसी कई अन्य बातें हैं जिनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं फल एवं सब्जियों में सामयिक कार्य एवं रासायनिक अवशेष समापन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र कुमार तोमर जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे फल एवं सब्जियों में इस समय किस तरह के सामयिक कार्य हमारे किसान भाइयों को करने हैं? देखिए सुनील भाई, आपने फल और सब्जियों के बारे में बताया है। यदि हम सबसे पहले फल को ले दें तो हमारे प्रदेश में मुख्य फसल आम की है, और जैसे ही मौसम में तापक्रम में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, उसके बाद आम का बोर निकलना प्रारंभ हो जाएगा और इसमें 3 समस्याएं किसानों के समक्ष आनी प्रारंभ हो जाएंगी। कौन कौन सी समस्याएं हैं? वो सबसे पहले है जो आपने नियंत्रण भी किया होगा, जो हमारे किसान भाइयों ने उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं, वो है मैंगो मिलीबग। उसमें उन्होंने तने पर जो है पॉलीथीन की पट्टी बांधी होगी, ग्रीस लगाया होगा, मिथाइल पैराथियान का इस्तेमाल किया होगा पाउडर के रूप में। लेकिन यह कीड़ा ऐसा है कि जो ज़मीन से अंडे से निकल करके दिसंबर के महीने में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। जिन किसान भाइयों ने, जिन आम उत्पादकों ने इसका नियंत्रण नहीं किया है, यह कीड़ा ऊपर चढ़ता चला जाता है और जहाँ से बोर निकलता है वहाँ जाकर के रुक जाता है और फिर उस बोर जो डंडी होती है उसका रस चूसने लगता है। इस समय किसानों को बड़ी भूरे रंग का रहता है, दिखाई कम देता है। जैसे ही ये थोड़ा सा प्रौढ़ अवस्था में होने लगता है, यह सफ़ेद रंग का दिखने लगता है और ऊपर से नीचे गिरता है तो पैर के नीचे जब आएगा तो पीला पीला द्रव इससे निकलता है। इसे कढ़ी कीट के इसमें जानते हैं। दूसरी समस्या आती है जैसे ही आपका बोर निकलता है, एक है मैंगो मिज। मैंगो मिज जी, ये इसका आप कोई भी किसान भाई इसका पता लगा सकता है। जैसे ही बोर निकलता है उसके ऊपर एक काला धब्बा दिखाई देगा और अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक हल्का सा छेद दिखाई देगा, क्योंकि ये छेद कर देता है, छेद से उसका रस चूसता है और जैसे ही रस चूसता है आगे का जो बोर होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरी चीज़ होती है जब हमारा तापक्रम में अचानक बहुत नीचे आ जाता है, एकदम या पाला पड़ने की कहीं संभावना रहती है तो बोर आपका काला हो जाता है।
इसी तरह से जैसे बूंदाबांदी हो रही है, मौसम खराब है, ऊपर से धूप है, तो आपका एक बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज, जिसे काला वर्ण भी कहते हैं। इससे आपका बोर जो है वो काला पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो ये समस्याएं बताई, इनका नियंत्रण हमारे इसके किसान भाई लिए कैसे करें? किसान भाइयों को पहले अपना पूरी तरह से, क्योंकि पहले ही उसमें छिड़काव करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इन सभी के नियंत्रण के लिए एक फफूंदीनाशक और एक कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको इस संभावना लगती है, बीमारी कहीं कहीं आपको दिख रहा है कि काला वर्ण रोग है या आपको फफूंदी कोई दिख रही है, तो उसके लिए इस समय आप वेटेबल सल्फर आती है, घुलनशील गंधक है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है बीमारी है, काला वर्ण है, तो कार्बनडिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। और जो भी आप वहाँ से किसी भी वैज्ञानिक से या विषय विशेषज्ञ से इससे संपर्क करके इसकी रिकमेंडेशन संस्तुति ले सकते हैं और उसका छिड़काव करें। मेरा किसान भाइयों से इसमें निम्न निवेदन है कि जब भी आप कोई छिड़काव करें, उसका जो सांद्रता विशेषज्ञ द्वारा बताई जाती है उसी सांद्रता का इस्तेमाल करें, मतलब निर्देशों का अवश्य पालन करें। और कभी ऐसा देखा जाता है सामान्य तौर से किसान 2-3 जो हमारे कीटनाशी दवाई हैं उनको मिक्स करके जो है वो दवाई का इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान भाई सिंथेटिक पैराथ्राइड इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों से निवेदन है कि वे इसका उपयोग न करें, क्योंकि ये आगे जाकर के दूसरी दवाइयों को उनका जो प्रभाव होता है उसको रोकने लगता है और आप फिर ये शिकायत करेंगे कि हम जो दवाई छिड़कते हैं उसका प्रभाव हमारे फसलों पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसान भाइयों को जो विशेषज्ञ द्वारा जो सलाह दी जाती है उसका पालन करें और इसी के अनुसार छिड़काव। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप जब देखेंगे कहीं छिड़काव करते हैं किसान भाई तो कहेंगे मैंने 1 धुलाई कर दी, 2 धुलाई कर दी। मेरा एक निवेदन ये भी है, ये धुलाई जो है धुलाई नहीं करनी, हमें छिड़काव करना है। हमारा नोजल जो जिससे हम छिड़काव करते हैं वो जितना बारीक रहेगा, उसकी बूंदें जितनी बारीक रहेंगी, एक तरह से जैसे कोहरा हमारा पड़ता है, इस तरह से अगर हमारा छिड़काव होता है वो हमारा ज़्यादा कारगर होगा, हमारा पैसा भी कम खर्च होगा, क्योंकि दवाई हमारी कम लगेगी। मतलब हमें धुलाई नहीं करनी है, बल्कि छिड़काव करना है। इस चीज का ध्यान रखें। इस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो डॉक्टर साहब आम की बात की आपने। अब अमरूद में हमें किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं? अमरूद हमारे मुख्य रूप से, अमरूद में वैसे 3 फसल होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारी 2 फसल होती हैं। एक फसल हमारी होती है जो हमें बरसात में मिलती है, दूसरी फसल हमें मिलती है सर्दियों में। आमतौर से जो हमारी गुणवत्ता वाली फसल होती है वो सर्दी की फसल होती है, और तीसरी फसल हम बसंत ऋतु की मानते हैं जो जनवरी फरवरी के महीने में भी रहती है, लेकिन ये फसल बहुत कम रहती है। तो हमें इस समय उसमें जो हमारी सर्दियों में फसल हमने ली है, अब उस पौधे को आवश्यकता होती है उसकी न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की। तो हमें अपने बाग में जो हमें कम से कम मृदा विश्लेषण करा करके आमतौर से ये मानते हैं कि अमरूद में उर्वरक की, खाद की आवश्यकता नहीं होती। और आपने सबसे पहले ही अपनी जो कहावत कही थी गोबर की खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर, इसकी आवश्यकता इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए। जो भी पौधे के अंदर से जितना भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का ह्रास हुआ है उसकी पूर्ति के लिए हमेशा हमें NPK और गोबर की खाद इन पौधों में इस समय दे देनी चाहिए, जिससे आगे जब आप फसल लेंगे उसके लिए फायदेमंद हो। और जो हमारी टहनियाँ किसी की वजह से टूट गई हैं, क्रॉस उसमें फट गई हैं, तो हम उसकी कटाई छटाई भी अमरूद में कर सकते हैं। और इस तरह से आगे फसल के लिए जो किसान भाई अपनी फसल को दिसंबर में लेना चाहते हैं वो ये कोशिश करें कि मार्च अप्रैल में जो फ्लावरिंग आती है उस फ्लावरिंग को, उस फूल आने की प्रक्रिया को रोक ले, या तो कटाई छटाई के माध्यम से या उसके लिए दूसरे जो रसायन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अगर आप हाथ से ही करते हैं, कटाई छटाई करते हैं जो आगे के, क्योंकि अमरूद में क्या होता है, अमरूद की जो एकदम ग्रोथ होती है जिसको कहते हैं करंट ग्रोथ होती है, उसी के ऊपर फूल बनता है और उसी से फल बनता है। यदि 2 पत्तियों को लेकर के आप फूल को काट दें तो आपकी जो सारी फसल है वह दिसंबर के महीने में आएगी। उसमें गुणवत्ता युक्त फसल होती है, अच्छी क्वालिटी रहती है, अच्छा उत्पादन होता है। डॉक्टर साहब ये तो बात थी फलों की। अगर हम अब सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में किस तरह के हमें सामयिक कार्य करने हैं? सब्जियों की फसल, जो भी हमारे सब्जी उत्पादक होते हैं वो अपने थोड़ी सी जमीन में बहुत ही सघनता के साथ खेती करते हैं। यदि आप देखें, हम
जो आगे आने वाली फसल है उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। जो किसान भाई जिनके यहाँ खेत में फसल है और आगे वे फसल लगाने वाले हैं, उदाहरण के तौर पर यदि आपको कद्दू वर्गीय फसल लगानी है, आपको खीरा लगाना है, आपको तुरई लगानी है, आपको लौकी लगानी है, तो आप उनको पहले से ही अच्छा मिट्टी मिक्सर बना करके, जिसमें गोबर की खाद है, मिट्टी है, थोड़ा सा बालू है, इस तरह मिक्सर बना के पॉलीथीन की थैली में ही यदि उसको पहले 15 से 20 दिन पहले उसको तैयार कर सकते हैं और आपकी फसल जो है 15 से 20 दिन जल्दी हो जाती है और आपको बाजार जो है जल्दी में हो जाता है और आपको अच्छे भाव मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, फल एवं सब्जियों में एक बहुत बड़ी समस्या है रासायनिक अवशेष जी, तो ये समस्या है क्या और इसका निदान किस तरह से किया जा सकता है? जो रासायनिक अवशेष हैं वो ज्यादातर हमारे सब्जियों में मिलता है और फलों में, उन फलों में मिलता है जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी फसलें हैं जिसमें हम ज़्यादा अवशेष मिलते हैं, जैसे हमारा बैंगन है जिसमें फ्रूट बोरर जो फल बेधक कीड़े लगते हैं, इसके और भिंडी में होता है इसीलिए फल बेधक, तना बेधक है। इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए जब हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं और उन दवाइयों के अवशेष उसमें 1 महीने तक पड़े रहते हैं, तो इससे जो है जो हमारे स्वास्थ्य को जो है काफ़ी हानि पहुंचती है। इसी तरह से किसान भाइयों के लिए है कि जब भी आप कोई नियंत्रण आप करते हैं, चाहे फफूंदी नाशक से करो चाहे कीटनाशक से, एक ना करें। एक जैसे ही आपको पता चले तुरंत छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर आप उसको देखते हैं कि हम अब ये प्रारंभिक अवस्था में, तो उसके नियंत्रण हमें जैविक जो हमारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपके नीम का तेल है, पहले नीम का तेल का छिड़काव करें। बिवेरिया बेसियाना है, बिवेरिया बेसियाना से हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ वायरस हैं, एनपीवी है जिसका हम छिड़काव कर देते हैं, तो वो जब उसके करते हैं, जो मित्र कीट हैं उनका भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दवाई छिड़कते हैं तो हमारे मित्र और शत्रु कीट सब मर जाते हैं जी। तो हमें एक लेवल पर बनाकर करते, क्योंकि हमारा जो प्रकृति का जो संतुलन है उसको भी बनाकर रखना चाहिए। और जब भी हम फसल तोड़ें, हम जैसे आज हमने छिड़काव किया तो हम कम से कम 1 हफ्ता हम कहते हैं वैसे, लेकिन किसान क्या करता है, आज शाम को हमने छिड़काव किया, सुबह आपने फसल तोड़ ली, तो उससे जो है अवशेष ज्यादा उसमें रह जाते हैं। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो फसल तोड़ाई, जब उसको पता है कि मुझे फसल तोड़ के मार्केट में ले जाना है, बाजार में ले जाना है, तो उसके छिड़काव के बाद 3 दिन तक न तोड़े या पहले ही फसल तोड़ ले। मतलब अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो उसमें उसकी जो मात्रा है, जो रसायन की मात्रा है, वो कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तथा आर्द्रता 58% दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल 4 फरवरी को औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 54% रहेगी और आसमान साफ रहेगा। जबकि 5 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 13 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 44% रहेगी और आसमान साफ रहेगा। जबकि 6 फरवरी को तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी तथा अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 9 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 43% रहेगी और आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। मौसम कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार चना में फली छेदक एवं सैमिलूपर कीटों की रोकथाम के लिए मृत 250 सूंडियों का रस 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर 0.5% गुड़ के साथ प्रति 1 सूंडी प्रति 10 पौध दिखाई पड़ने पर छिड़काव करना चाहिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के अनुसार मटर में पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद
चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम अथवा ट्राइडेमार्क 80% ईसी 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च व बैंगन की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों पर करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ शुक्रवार को हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।